हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं निर्दोष कुमार जीएस के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस जीएस के सेशन में हम लोग यूपीएसआई के लिए जो है 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और इस सेशन से दोस्तों आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। दोस्तों आपके पास ये जो 2-3 महीने का टाइम है, इस 2-3 महीने में आपको इतनी जी जान लगानी है कि यूपीएसआई का ये वाला रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए। दोस्तों समय सीमित है और आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है, मतलब अच्छा कंटेंट पढ़ना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लोगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है केंद्रीय गृह मंत्री और चौथा है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है इसको? नीति आयोग, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता वीएनएस 2023 की धारा 4 किस विषय के संबंध में है? दोस्तों तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 4 किस विषय से संबंधित है? दंड, सामान्य अपवाद, आपराधिक या साजिश बहकाव। तो जो बीएनएस की धारा 4 किस विषय के संबंध में है? दोस्तों ये दंड के संबंध में है। किस संबंध में है? दंड के संबंध में है। दोस्तों बीएनएस की धारा 4 में दंड का प्रावधान है। दोस्तों और ये बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड हैं? इसमें बीएनएस की धारा 4 में 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से दंड हैं दोस्तों? पहला है मृत्युदंड। कौन सा है? मृत्युदंड। दूसरा कौन सा है दोस्तों? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तीसरा है कठोर या सादा कारावास। कौन सा है? कठोर या सादा कारावास। चौथा है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती। पांचवा है दोस्तों जुर्माना। पांचवा क्या है? जुर्माना। और छठवां है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा। तो दोस्तों बीएनएस की धारा 4 में ये 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, तीसरा है कठोर या सादा कारावास, चौथा है संपत्ति की जब्ती और पांचवा है जुर्माना और छठवां है सामुदायिक सेवा। तो दोस्तों इसमें 6 प्रकार के दंड हैं। और जो आईपीसी की धारा 53 है उसमें दोस्तों 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। उसमें ये सामुदायिक सेवा इसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो ये किसमें है? बीएनएस की धारा 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजा की अवधि की समय सीमाओं
की गणना में आजीवन कारावास को के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों जो सजा की अवधि होती है उसमें आजीवन कारावास को किसके बराबर माना जाता है, कितने वर्षों के बराबर? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष का कारावास, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष का कारावास, ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष का कारावास और डी है 10 वर्ष का। तो जो आजीवन कारावास होता है दोस्तों, इसको कितने वर्ष का कारावास माना जाता है? इसको 20 वर्ष का कारावास माना जाता है। कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम में क्या विधि बनाई जाती है? क्या नहीं ना, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, ये भी ऑप्शन सही है। तो बी और सी दोनों, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दहेज लेने और देने पर, यानी दहेज लेने और देने दोनों पर प्रतिबंध लगाना दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था या कब पारित किया गया था। तो इसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था ये 20 मई, कब? 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये लागू कब से हुआ था दहेज प्रतिषेध अधिनियम? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 से ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है दोस्तों? आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग बताइए कि जो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो संविधान के अनुच्छेद 83(2) में, अनुच्छेद 83(2) में यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था दोस्तों? F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, A.V. डाइसी, मैक्स वेबर। तो दोस्तों जो विधि शासन का मतलब होता है कानून का शासन। किसका शासन? कानून का शासन। और जो विधि शासन की अवधारणा है यानी कानून के शासन की अवधारणा है, ये किसने दी थी? तो ये A.V. डाइसी ने दी थी। किसने दी थी? A.V. डाइसी ने दोस्तों। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। किसने दी थी? A.V. डाइसी। A.V. डाइसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? A.V. डाइसी का नाम है अल्बर्ट वेन डाइसी। क्या है? अल्बर्ट वेन डाइसी, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। अच्छा आप लोग कमेंट में ये बताइए A.V. डाइसी की फेमस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? इनकी फेमस पुस्तक थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी फेमस बुक का नाम था द
लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था? द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी फेमस बुक थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 361। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है दोस्तों? तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है दोस्तों। चलिए आप लोग ये बताइए कि जो आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, ये संविधान के किस भाग में है? ये किस भाग से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 जो है ये किसमें है? संविधान के भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में है। क्या है? अनुच्छेद 368। दोस्तों आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि ये यूपीएसआई, यानी आपके कंधे पे जो 2 स्टार है ना, ये हर हाल में आपको हासिल करने हैं। आपके पास जितना समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये समय कैसे भी करके बस आपका वेस्ट ना हो पाए दोस्तों। आपको हर एक छोटी छोटी जगह से अपना समय बचाना है और अपने स्टडी में इसको लगाना है। मतलब ये नहीं करना है कि वैसे भी ये वैकेंसी 2021 से अब आई है, अगर आपने अब भी गलती कर दी तो आपका सपना सपना रह जाएगा और आगे पता नहीं क्या होगा। वैकेंसी आएगी, आप ओवर एज होंगे या क्या होगा। तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। बस इस बार आपको मेहनत करके अपनी एक सीट पक्की करनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा के किस सत्र के दौरान भारत को आजादी मिली थी? ऑप्शन नंबर ए है 5वें, ऑप्शन नंबर बी है 6ठे, ऑप्शन नंबर सी है 7वें, ऑप्शन नंबर डी है 12वें। तो दोस्तों संविधान सभा में टोटल कितने सत्र हुए थे? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, संविधान सभा में टोटल कितने सत्र हुए थे? तो दोस्तों संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 12। कुल 12 सत्र हुए थे दोस्तों संविधान सभा में। और संविधान भारत को जो आजादी मिली थी वो 5वें सत्र के दौरान मिली थी। कब मिली थी? 5वें सत्र के दौरान आजादी मिली थी। 5वें सत्र के दौरान आजादी मिली थी दोस्तों। अच्छा ये बताइए 5वां सत्र कब से कब तक चला था दोस्तों? तो जो 5वां सत्र है दोस्तों ये कब से कब तक चला था? तो ये 14 अगस्त 1947 से, ये कब तक चला था? 30 अगस्त 1947 तक। ये 5वां सत्र 30 अगस्त 1947 तक चला था और इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 5वें सत्र के दौरान जो है भारत आजाद हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक फरार अपराधी वह होता है जो, कौन सा होता है दोस्तों? घर से भागकर छुप गया हो, विवेचक को पुष्ट सूचना हो। क्या दोस्तों? पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया है। पड़ोसियों और उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है, जिसके विरुद्ध धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है। तो दोस्तों फरार अपराधी कौन होता है दोस्तों? तो फरार अपराधी वह होता है दोस्तों जिसके विरुद्ध धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। यानी न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है दोस्तों, वो अपने आप को इसलिए छुपाता है कि उसके खिलाफ जो वारंट है उसका निष्पादन ना हो सके। और जब वो अपने आप को छुपाता है तो न्यायालय धारा 84 के अंतर्गत एक उद्घोषणा जारी करती है। अगर वह उद्घोषणा के दिन तक अपने आप को हाजिर नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाता है? फिर उसको कहा जाता है दोस्तों फरार अपराधी। क्या कहा जाता है? फरार अपराधी। यानी
धारा 84 के अंतर्गत जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं फरार अपराधी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया दोस्तों? तो दोस्तों ये जो सती प्रथा थी ये एक प्रकार की कुप्रथा थी दोस्तों, और इसको किसने समाप्त किया था दोस्तों? कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, वेलेजली ने, डलहौजी ने दोस्तों। तो भारत में सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय की सहायता से किसने किया था? राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने किया था। किसने? विलियम बेंटिक ने। अच्छा आप लोग ये बताइए सती प्रथा का अंत कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था दोस्तों? ये राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, और किस सन में किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है वो 1829 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1829 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, सैमुअल क्रे, न्यूटन, डगलस एंजेल वर्ट। किसने किया था दोस्तों? अच्छा चार्ल्स बेबेज ने किसका किया था आविष्कार? तो दोस्तों इन्होंने किसका किया था? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था दोस्तों। बात करते हैं कंप्यूटर माउस का, तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेल वर्ट ने। किसने किया था दोस्तों? डगलस एंजेल वर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ था दोस्तों? दोस्तों संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा गठित हुई दोस्तों तो उसका चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। तो कैसे हुआ था दोस्तों? तो इसमें चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी दोस्तों? तो बताइए दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है, प्रथम बैठक, वो कब और कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 26 दिसंबर 1946 को कोलकाता में, 14 दिसंबर 1945 को पुणे में, 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। तो बताइए संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों वो कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों भारत जब आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेबर पार्टी। तो दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 है ना, 15 अगस्त 1947, तो उस समय किस पार्टी की सरकार थी? उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में, ठीक है ना। और अच्छा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो कौन थे? तो क्लीमेंट एटली साहब उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की, और ये लेबर पार्टी से क्या थे? नेता थे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या होता है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है कि इसके जो सदस्य देश हैं उसमें सौर ऊर्जा का क्या करना है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस को नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों पित्तरस को कहां संग्रहित किया जाता है? पित्ताशय में, मूत्राशय में, अग्न्याशय में या यकृत में? कहां किया जाता है दोस्तों? तो इसको किया जाता है पित्ताशय। पित्ताशय को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। और इसमें इसको क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? अच्छा, आप लोग ये बताइए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो क्या थे? वो भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1986 में, 1990 में, 1979 में, 1972 में। तो 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों। अच्छा, ये बताइए कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी प्रमुख स्मारक हैं दोस्तों? कौन कौन सी हैं? तो फतेहपुर सीकरी में क्या है दोस्तों? यहाँ पे पंचमहल है। क्या है? पंचमहल है। और क्या है दोस्तों? बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा है। और क्या है दोस्तों? जोधाबाई का महल है दोस्तों। ये सब कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? 1986 में 1986 में इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? किसमें मौजूद होती है दोस्तों? समताप मंडल में, जल मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में। तो ओजोन O3 ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि जो पृथ्वी की ओजोन परत जो होती है क्या करती है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। और ये सबसे अधिक किस मंडल में पाई जाती है? तो सबसे अधिक ये समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, O3 ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किससे नापी जाती है दोस्तों? ये बहुत बार पूछा जाता है। O3 की मोटाई डॉप्सन से नापी जाती है। किससे नापी जाती है दोस्तों? डॉप्सन। ये इसकी इकाई होती है। तो दोस्तों ओजोन की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? समताप मंडल। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये बताइए जो वायुयान उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान उड़ाने की यानी उड़ाने की जो सबसे आदर्श दिशा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से मेहनत करें। और हम लोग इस सेशन में डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जब तक एग्जाम मतलब 2 या 3 महीने हमारे पास हैं तो एग्जाम तक हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, एग्जाम में पूरी जान लगा देंगे और इस एग्जाम में हम लोग अपनी एक सीट जो है वो पक्की करके रहेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।